तो जैसा आपको पता है कि आपके एग्जाम सामने है, ठीक है, कुछ दिन बाद ये आपका हाफ ईयरली है। तो अभी इस टाइम पे जो वीडियोस है ना उसको बहुत प्रॉपर्ली देखना, बिकॉज अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है ना वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, सो आज मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड कराने वाला हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिमांड का पार्ट 1 कराया था, जहां पे की बेसिक चीजें थी कि हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड है वो क्या होता है, हमारा मार्केट डिमांड वो क्या होता है। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, और इस वीडियो में ऐसी कई सारी चीजें मैं बताने वाला हूं तुम्हारे इस पूरे वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर क्लास 12 में आप लोग जब जाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे कई सारे लॉज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे जितने भी लॉज है ना, इन सभी लॉज को पढ़ने से पहले हमें कुछ ना अजम्पशंस दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ना अजम्पशंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें मेरे दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उनका जो प्राइस है, जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए भैया। ठीक है, ना ही बढ़ना चाहिए ना ही कमना चाहिए, उनका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी जितना भी प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चा जी, जितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर जितने हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उन सभी का जो प्राइस है ना वो प्राइस हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या बोला है? थर्ड बोला है हमारे पास जो इनकम है, हमारे पास जो इनकम है ना, ये इनकम भी भैया कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कौन भैया कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? देखो बच्चों, जब भी किसी भी इंसान की इनकम चेंज होती है ना तो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसका डिमांड भी चेंज होता है। ठीक है, एक इंसान जहां पे 10,000 रुपए कमाता है उसकी डिमांड, और एक इंसान जहां पे 1 लाख रुपए कमाता है उसका डिमांड बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि इनकम है वो होना चाहिए कांस्टेंट, ना ही बढ़ना चाहिए ना ही कमना चाहिए। अगर 1 लाख की इनकम है तो 1 लाख की इनकम में मैं आगे बढ़ूंगा, अगर उसकी इनकम 10,000 रुपए है तो उसकी इनकम में 10,000 रुपए से आगे बढ़ूंगा, चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर बोला टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं कर सकता, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या बोला गया? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा या फिर कमेगा इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसा कोई भी दिमाग में सोच नहीं होना चाहिए कि भाई फ्यूचर में किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा कमेगा। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है या फिर कमता है फ्यूचर में, तो उस टाइम पे हमारा जो डिमांड है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना डिमांड चेंज हो सकता है, इसलिए बोला गया है कि हमारा जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होना चाहिए डिमांड में। ठीक है, इन सभी चीजों को दिमाग में रखे हमें अपना लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। ठीक है, हमें लॉ ऑफ डिमांड में आपका जो फैक्टर था ना, उसका नाम था प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, आपका जो ये फैक्टर था, आपको सिर्फ ये वाला फैक्टर दिमाग में रखना है कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो डिमांड है कम होता है, अगर किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। इसके अलावा हमारे पास जो पांचों है ना, इन पांचों को दिमाग में रखना है कि ये कभी चेंज नहीं होंगे, इनका टेस्ट प्रेफरेंस सेम होना चाहिए, और बाकी जो पैसे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ इस वाले फैक्टर को लेके आगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, अजम्पशन होने पर लिया ना, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चा। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाए और उसके बढ़ने पर जब डिमांड कम जाए, इसी को बोला है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जो डिमांड है इसका एक लॉ है, और इस लॉ में बच्चा बोला जाता है कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है? इट रेफर्स दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, अगर मेरा प्राइस बढ़ जाए, अगर मेरा प्राइस अगर बढ़ जाता है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, अगर मेरा प्राइस कम हो जाता है तो मेरा जो डिमांड है वो मेरा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डिमांड में इतना बोलता है कि अगर आपके मार्केट में कोई भी गुड्स हो, ठीक है, अगर आपके मार्केट में किसी भी तरह का गुड्स हो और अगर उनका प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अब इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद आगे बताऊंगा। अब देखो बेटा,
हमारे लाइफ में जो भी चीज होती है उसके पीछे ना किसी चीज का रीजन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो रीजन क्या है? बिकॉज आपने अच्छा पढ़ाई किया। तो हमारे लाइफ में जो भी चीज होती है उसका रीजन तो होता है। वैसे ही जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसके होने के पीछे कई सारे रीजन है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कौन कौन से रीजन है, इसे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। भैया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो गया? देखो पहले बात इतना समझ लो कि डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है। डिमिनिशिंग मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। कोई भी चीज जब कम जाती है, जब कोई भी चीज कम जाती है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आज एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है और हमारे पास यहाँ पे है एमयू, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। एमयू में लेता हूं 10 8 6 4 2, ठीक है। हमें पता है जो एमयू है वो 3 नीचे गिरता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एग्जांपल मान लो कि आपने ना बिरयानी खाई, ठीक है। बिरयानी मिलता है ना, आपने बिरयानी खाई। जब आपने एक प्लेट बिरयानी खाया तो आपको ना 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। आपने जब एक प्लेट बिरयानी खाया तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब उसी के बाद आपने जब सेकंड वाला खाया तो आपको मजा तो देखो आया, मजा तो देखो तब भी आएगा, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो कम आया। इस बार आपको जो मजा है ना वो सिर्फ 8 यूटिल्स का आया। जब आपने थर्ड वाला बिरयानी खाया तो थर्ड वाले बिरयानी पे आपको सिर्फ 6 यूटिल्स का मजा आया। जब आपने 4 वाला खाया तो 4 वाले पे और भी कम, फिर यार मजा ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यार मजा, क्या यार बिरयानी बिरयानी रोज बिरयानी, नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा, ठीक है। तो आपको जो मजा है ना वो और कम किया। आपने जब 5वां प्लेट बिरयानी खाया तो आपका फिर यार नहीं खाना ही नहीं है बिरयानी, ये रखिए आपका प्लेट, ये सब आप बिरयानी, मुझे खाना ही नहीं, मुझे नहीं खाना बिरयानी। 1 महीने का मुझे बिरयानी का पैकेट सब खोले, ठीक है। मुझे आप बिरयानी नहीं चाहिए, 1 महीने में बिना बिरयानी के रह सकता हूं, ठीक है। तो मेरा जो मार्जिन यूटिलिटी है वो बहुत कम गया, ठीक है। अब क्या बोला, देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है ना वो धीरे धीरे कमेगा, ठीक है। डिक्रीज मतलब कमेगा और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कमेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी गुड्स में सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता तो आप क्या उतनी डिमांड करोगे जितना पहले कर रहे थे? एग्जांपल के तौर पे, अगर आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो पहली यूनिट पे तो आपका डिमांड बहुत हाई होता है कि हाँ भाई मुझे बिरयानी चाहिए, खाएंगे बिरयानी चाहिए, आप बहुत हाई करते हो। लेकिन जैसे ही आप 5वां प्लेट बिरयानी खाते हो, क्या 5वें वाले प्लेट पे भी आपका जो डिमांड है वो सेम होने वाला है? अरे नहीं होने वाला ना, क्योंकि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम गया। देखो ये तो सीधी बात है ना कि जब भी हमें किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हम उसकी डिमांड नहीं करते, ठीक है। अगर हमें किसी भी गुड्स पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो हम मार्केट में डिमांड क्यों करें? अरे भाई मुझे नहीं चाहिए मुझे। तो जब यहाँ पे एमयू धीरे धीरे कम गया तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कम जाएगा और मेरे सेटिस्फैक्शन कमने पर मेरा जो डिमांड है ना वो भी नीचे गिर जाएगा। और इसलिए बोला है कि जैसे जैसे मेरा जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हमारा सेटिस्फैक्शन गिरता है और हमारे सेटिस्फैक्शन गिरने की वजह से हमारा जो डिमांड है ना वो धीरे धीरे गिरने लगता है। धीरे धीरे गिरने के कारण हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? यही तो बोलता है ना कि जब जब प्राइस आगे बढ़ेगा उस टाइम पे हमारा जो डिमांड है वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने प्राइस के साथ बजट लाइन के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमने क्या देखा था कि भाई अगर हमारा प्राइस जो है वो ज्यादा होता है तो हमारा जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी हमारा डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस हमारा कम होता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि जब हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं तो हमारा डिमांड आएगा नहीं और इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा क्या भैया? दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब क्या होता है भैया? देखो सीधी बात है, अगर मार्केट में हमारे पास 2 गुड है जो सिमिलर है, एग्जांपल मानते हैं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। इसको फटाफट से देख लो फिर रब कर रहा हूं। चलो एग्जांपल, मार्केट में ना कोक भी है और पेप्सी भी है, ठीक है। अब अगर सडनली मान लो कि अगर पेप्सी का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाए तो जो डिमांड है वो कोक का बढ़ जाएगा, ठीक है। कोक ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, कोक ने कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जो कोक का डिमांड है वो बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर कोक का प्राइस कल को बढ़ जाए तो पेप्सी ने कुछ नहीं किया लेकिन पेप्सी का जो डिमांड है वो भैया बढ़ जाएगा। भैया क्यों होगा ऐसा?
इसलिए होगा बच्चा क्योंकि हमारे मार्केट में ये जो दो गुड्स है ना, ये दोनों गुड्स आपस में सिमिलर है। आपको ठंडा ही तो पीना है ना, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, आप कोक पी लो या फिर आप पेप्सी पी लो, दोनों में संतुष्टि तो आपको मिलेगी ना, दोनों में जो है सेंसेशन वगैरह वो तो मिलेगा ना। तो बेसिकली बोला क्या गया है कि हमारे मार्केट में दो गुड्स है, दोनों ही हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब अगर मार्केट में एक जैसे दो गुड्स होते हैं तो अगर एक का प्राइस कमता है तो दूसरे का डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी मार्केट में आपके पास दो गुड्स हो तो दो गुड्स में से अगर किसी भी एक गुड का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और उन दोनों में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसी कारण से बोला गया है कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड माना जाता है, ठीक है जी बच्चा। थर्ड बोला गया है कि भैया इनकम इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कि भैया जो इनकम है ये हमें कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। आज देखो यहां पे ना हमारे पास दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, एग्जाम्पल हमारे पास चिंटू है, ठीक है। चिंटू की जो इनकम है ना वो पहले 10,000 रुपए थी, उसकी इनकम बढ़ के 40,000 रुपए हो गई, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता ही है ना कि इनकम वाले सेक्शन में हमारे पास इन्फीरियर गुड भी था और हमारे पास नॉर्मल गुड भी था। बट अगर बेसिक नॉलेज में मैं बात करूं तो जिसकी इनकम 10,000 है उसकी डिमांड कैसी होगी, कम होगी भैया। जिसकी इनकम उससे ज्यादा है उसकी डिमांड इसके कंपेयर में कितनी होगी, ज्यादा होगी। बात सही है ना कि जो जिसकी इनकम कम होती है उसकी डिमांड भी कम होती है, लेकिन जिसका इनकम ज्यादा होता है उसका डिमांड इससे ज्यादा होता है। इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। दूसरा भी ले लो, एग्जांपल मान लो। अब दूसरे में क्या है, हमारे पास एक चिंटू है, ठीक है, हसमुख एक चिंटू है। इस चिंटू का जो इनकम है ना वो मान लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। कितना है, 10,000 रुपए है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि हमारे मार्केट में ना एक टी शर्ट मिलता है, ठीक है, एक टी शर्ट मिलता है जिसका प्राइस मान लेते हैं 5,000 रुपीज, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 5,000 रुपीज है। जब उसका इनकम 10,000 था और जब टी शर्ट 5,000 की है तो कितने क्वांटिटी परचेस कर पाएगा भैया, 2 क्वांटिटी कर पाएगा। बहुत बढ़िया बात है भैया, 2 क्वांटिटी कर पाएगा ना। लेकिन मान लो कल को अगर इस टी शर्ट का प्राइस गिर जाए, मान लो कल को हमारा जो प्राइस है वो प्राइस गिर के 2,500 पे आ जाए, ठीक है, गिर के 2,500 पे आ जाए। तो कल को अगर जो टी शर्ट है इसका अगर प्राइस गिर के 2,500 पे आ जाएगा तो भैया अब कितनी परचेस कर पाएगा भैया, अब तो ये करीबन 4 क्वांटिटी परचेस कर पाएगा, ठीक है। कितनी कर पाएगा, अब तो ये 4 क्वांटिटी परचेस कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ढंग से समझो कि हमारे इनकम इफेक्ट में हम दो चीज देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर किसी इंसान की इनकम कम है तो उस जगह पे जो डिमांड है वो भी कम होने वाली है। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उस जगह पे उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होने वाली है। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं परचेजिंग पावर, ठीक है। अगर इनकम कांस्टेंट रहे, अगर इनकम मेरी कांस्टेंट 10,000 रुपए ही है, लेकिन अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो मेरी परचेजिंग पावर भैया बढ़ जाती है। जहां पे पहले मैं सिर्फ 2 ही टी शर्ट ले पा रहा था वहां पर अभी मैं कितना ले पाऊंगा, अभी मैं 4 ले पाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इनकम इफेक्ट पे हमारे पास 2 चीज होती है। सबसे पहले तो ये कि जब भी इनकम बड़ी या कम है उसके हिसाब से हमारा डिमांड भी चेंज होता है। दूसरा क्या है, परचेजिंग पावर, कि भैया इनकम तो कांस्टेंट है लेकिन अगर चीजों का दाम बढ़ जाए या फिर घट जाए वहां पे मेरा परचेजिंग पावर है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके आगे फिर बता दो। चलो बच्चों, अब फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है बच्चों हमारे पास एडिशनल कंज्यूमर। भैया एडिशनल कंज्यूमर मतलब क्या होता है, एडिशनल कंज्यूमर मतलब होता है कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो कम होने पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स है जो खरीदना शुरू करते हैं। भैया एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एग्जांपल आइसक्रीम, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल आइसक्रीम, ठीक है। जब आइसक्रीम का प्राइस 100 रुपए था तो आइसक्रीम बहुत महंगी है, तो जो लोग है ना वो ज्यादा नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए उसकी जो डिमांड थी ना वो नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम का दाम 50 रुपए हो गया, प्राइस जैसे कम गया तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज जितने भी नॉर्मल लोग हैं, जितने भी मिडिल क्लास लोग हो गए, जितने भी हमारे पास पुअर पीपल्स हो गए, वो भी अब 50 रुपए की आइसक्रीम को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि 50 रुपए 100 रुपए की आइसक्रीम, ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। बट मेन बात ये है कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो हमारे पास एडिशनल लोग आ जाते हैं उसे खरीदने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो फोन एक टाइम पे 1,30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, आज वही फोन आपको 1,30,000 का नाम देके सिर्फ 60,000 का मिल रहा है, ठीक है। एक फोन था
जिसका प्राइस था 1.3 लाख रुपीस, ठीक है, जब वो लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका प्राइस घट के अभी हो गया 60,000 रुपीस, ठीक है, इतना कम हो गया। अब उस टाइम पे जितने भी लोग 1 लाख का फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो आज 60,000 का फोन अफोर्ड कर पाएंगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो एडिशनल कंज्यूमर है वो बढ़ गया। तो एडिशनल कंज्यूमर मतलब क्या होता है भैया, जब भी प्राइस कम होने की वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ कंज्यूमर्स आ जाए, जब भी प्राइस कम होने की वजह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स आते हैं, उसे हम बोलेंगे एडिशनल कंज्यूमर, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट आता है डिफरेंट यूजेस, ठीक है। डिफरेंट यूजेस का मतलब आप मान लो कि एग्जांपल मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा गुड है जिसके ना कई सारे यूजेस है। एग्जांपल मान लेते हैं मिल्क, ठीक है। हम मिल्क से जो दूध है, हम दूध से दही बनाते हैं, हम दूध से घी बनाते हैं, हम दूध से अलग अलग मिठाई ले लो, अलग अलग आइसक्रीम्स ले लो, चॉकलेट ले लो, बहुत कुछ बनाते हैं। एग्जांपल मान लो हमारे पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क ना 80 रुपए लीटर चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसका प्राइस कल को कम हो जाए, अगर इसका प्राइस कल को कम हो गए 60 रुपीज हो जाए, ठीक है, तो जो लोग है ना वो हमारे दूध को और भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अब ज्यादा कंज्यूम करने से होगा क्या, हमारे दूध से जितनी भी चीजें हैं, एग्जांपल दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसके बाद बटर हो गया, ये सभी चीज वो घर पे बनाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई बाहर से मैं क्यों खरीदूं, बाहर से जो मैं केमिकल वाला दूध हो गया, केमिकल वाला दही हो गया, कलर वाला आइसक्रीम हो गया, मैं क्यों खरीदूं, मेरे पास दूध सस्ता है, मैं घर पे बनाऊंगा, ठीक है। तो दूध जब सस्ता हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उससे उसके अलग अलग जितने भी सारे यूजेस है, मैक्सिमम यूजेस वो निकल आता है। लेकिन जैसे ही दूध का प्राइस अगर बढ़ जाए, अगर दूध का प्राइस कल को बढ़ जाके 160 रुपए लीटर हो जाता है, ठीक है, जब दूध का प्राइस कमा था तो जितने भी लोग है ना वो उसके अलग अलग यूजेस करते थे, जितने भी अलग अलग यूजेस, एग्जांपल आइसक्रीम ले लो, ठीक है, कि दूध से आइसक्रीम बनाना है वो ले लो। एग्जांपल हमारे पास स्वीट्स ले लो, ठीक है, कि दूध से भैया स्वीट्स बनाना है वो ले लो। हमारे पास चॉकलेट ले लो, ठीक है, बाहर का चॉकलेट क्यों खाना जब हम घर पे बना सकते हैं, चॉकलेट ले लो, ये सब हम बनाते थे। लेकिन जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ गया, तो दूध का प्राइस बढ़ने से जितने लोग ये सब बनाते थे ना वो बोलते नहीं भाई नहीं यार, प्राइस तो बहुत बढ़ चुका है, और अगर प्राइस बहुत बढ़ चुका है तो यार मैं नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा हो गया, ठीक है यार, दूध यार 160 रुपए लीटर बहुत महंगा हो चुका है, नहीं खरीद सकते भाई। उस टाइम पे वो जो लोग है ना वो सिर्फ दूध को, हमारा जो मिल्क है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के इस्तेमाल करेंगे, जो कि है हमारे पास चाय, ठीक है, कि भाई सिर्फ चाय पीना है दूध से, इसके अलावा किसी भी तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, जब भी हमारे पास किसी भी गुड्स का प्राइस बच्चा कम हो जाता है ना, तो हम उस गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हम उसके डिफरेंट यूजेस को निकालते हैं। लेकिन जब उस गुड का प्राइस बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाती है, तो हम उसके डिफरेंट यूजेस को बंद कर देते हैं, बोलते नहीं यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, हम बाजार से दूध ले लेंगे, हम बाजार से दही ले लेंगे, हम बाजार से स्वीट ले लेंगे, हम चॉकलेट बाजार से ले लेंगे, ठीक है, केमिकल वाला खा लेंगे, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई। तो जब हमारा प्राइस बढ़ जाए तो डिफरेंट यूजेस हम नहीं अफोर्ड करते, डिफरेंट यूजेस हम नहीं बनाते, हम नॉर्मल सिर्फ दूध को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है चाय पीना, फिर नॉर्मल दूध पीना, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्राइस कम हो जाती है तो अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जब प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए हम अपने गुड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसे बोलते हैं डिफरेंट यूजेस। प्राइस कमने पर डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन साथ में जो यूजेस है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और साथ में जितने भी यूजेस है वो कम होकर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस रह जाती है। ये होता है हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करता है, ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बता दो। आ जाओ भैया, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। भैया हमने देखा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड अलग अलग जगह पे काम करती है, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि अगर किसी भी चीज का प्राइस कम रहा है तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन भैया क्या कोई ऐसी भी चीज है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए? हाँ, हमारे पास बच्चा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाती है। भैया लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब भी प्राइस बढ़े तो डिमांड हमारा कम जाए, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन हमारे पास कुछ 6 के 6 फैक्टर्स है जहां पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब क्या है? फेल का मतलब है अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ना करके डिमांड बढ़ता ही रहता है, डिमांड कमता नहीं, डिमांड बढ़ता रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास है गिवन गुड्स, ठीक है। भैया गिवन गुड्स का क्या मतलब है? गिवन गुड का मतलब बच्चा सबसे ज्यादा चीप प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे सस्ता चीज, ठीक है। एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के तौर पे टॉफी, ठीक है, एक्लेयर्स टॉफी मान लेते हैं। अब टॉफी का प्राइस यूजुअली ना 1 रुपए होता है,
ठीक है। अगर कल को इस टॉफी का प्राइस 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो जाए तो क्या आप लोग डिमांड कम कर दोगे? अगर ऐसा है कि जो टॉफी है वो जब 1 रुपए का था तो बहुत बढ़िया, खरीद रहे हो, जब 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो जाए तो टॉफी खाना बंद कर दोगे? अरे भाई नहीं बंद करोगे ना, बिल्कुल छोटा सा चीज है, ठीक है, नहीं बंद करोगे। वैसे एग्जाम मान लो अगर टॉफी का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल टॉफी जो था वो 1 रुपए का था, लेकिन अगर वही टॉफी कल को 0.5 रुपीज का हो जाए तो क्या करोगे? ट्रक भर के, गाड़ी भर के टॉफी लाओगे कि नहीं, साथ में टॉफी खाना है, चावल रोटी छोड़ के टॉफी खाना है, ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। तो सीधी बात ये है कि जो गिवन गुड्स है ना, ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे ये हमारा जो प्राइस और डिमांड है ना वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसका प्राइस बढ़ जाए, अगर गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो किसी भी तरह इसका डिमांड नहीं कमता, ठीक है, इसका डिमांड नहीं कमता, इसका डिमांड जैसे नॉर्मल रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है, इसका डिमांड यहाँ पे नहीं कमेगा, ठीक है। दूसरा, बेसिकली चीप प्रोडक्ट को ना हर कोई इंसान ना इग्नोर करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो तुम शॉपिंग करने गए, अब शॉपिंग करने जब गए तो शॉपिंग मॉल में एक तरफ एक शर्ट है जो कि 100 रुपए की है और दूसरी तरफ एक शर्ट है जो अच्छे से बॉक्स में पैक है और करीबन वो 1200-1300 रुपए की है, ठीक है। अब आप बताओ, आपको तो पता है ना कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है और जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कमता है। लेकिन इस जगह पे अगर आप हो तो आप शॉपिंग मॉल में जो 100 रुपए वाली शर्ट है वो लोगे या फिर जो 1200 रुपए वाली शर्ट है वो लोगे? ऑब्वियसली 1200 रुपए। क्यों? बिकॉज बेसिकली कभी कभी हमारा जो प्राइस है ना वो प्राइस टैग हमें ये भी बताती है कि जो शर्ट है वो कितनी अच्छी है, कितना क्वालिटी है, ठीक है। हर कोई कभी कभी क्या कहता है ना, जो चीप प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल 100 रुपए की शर्ट है, चीप प्रोडक्ट है, उस चीप प्रोडक्ट के कारण से वो शर्ट को लेता भी नहीं है, ठीक है। वो महंगी चीज है लेकिन वो महंगी चीज को ही लेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब कहीं कहीं पे हमारा जो प्राइस है अगर वो हाई भी रहता है तो डिमांड वहां पे कमता नहीं है, डिमांड वहां पे हमेशा बच्चा बढ़ेगा, ठीक है। आप जब शॉपिंग करने जाओगे आप हमेशा 1200, 1300, 2000, 3000 वाला शर्ट लोगे rather than 200, 300 वाला। क्यों? देखो प्राइस तो कम है तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिमांड ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आपका दिमाग बोलेगा कि भाई सस्ती चीज है, खराब हो सकती है, चीप है, इस जगह पे आप हमेशा महंगी चीजें अफोर्ड करना कोशिश करोगे। तो यहाँ पे भी हमारा अगर प्राइस बढ़ता है तो डजंट मैटर, डिमांड भी हमेशा बढ़ेगा। क्या करेगा? डिमांड हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास स्टेटस सिंबल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो स्टेटस सिंबल है। इसका बहुत मेजर एग्जांपल ले लो आईफोन, ठीक है। आईफोन जो है ना वो आजकल के जेंजियो में स्टेटस सिंबल है, ठीक है। अब आईफोन का प्राइस जितना ही बढ़ जाए, देखो पहले जो आईफोन लॉन्च हुआ था ना उसका प्राइस और आज का प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बट बात यह है कि आईफोन एक स्टेटस सिंबल है और आईफोन का प्राइस जितना ही बढ़ जाए, आईफोन का प्राइस जितना ही बढ़ जाए उसका डिमांड कमेगा? कभी भी नहीं कमेगा भैया, आईफोन का डिमांड कभी कमेगा ही नहीं। तो हमारे पास जो स्टेटस सिंबल वाली चीजें होती है ना उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए हमारा डिमांड कभी कमता नहीं। जैसे एग्जांपल गोल्ड, ठीक है। गोल्ड अगर तुम 10 साल 20 साल पहले देखोगे तो कंपेयर टू सस्ता मिलता था, लेकिन आज बहुत महंगा मिलता है। लेकिन इसके बाद भी अगर शादियों में बोलो, इसके बाद भी अगर कोई अच्छा फंक्शन बोलो, वहां पे पेरेंट्स लोग हमेशा गोल्ड को ही एडवाइस करते हैं। क्यों? बिकॉज वो एक स्टेटस सिंबल है कि अगर तुम्हारे गले में, तुम्हारे हाथ में गोल्ड हो तो तुम अच्छे घर से माने जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटस सिंबल की जितनी भी सारी चीजें है ना उसका प्राइस भले ही बढ़ जाए लेकिन उसका डिमांड कभी भी नहीं कमेगा, उसका डिमांड नॉर्मल रहने वाला, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास फियर ऑफ शॉर्टेज। क्या होता है हमारे पास? फियर ऑफ शॉर्टेज। देखो नाम में बेटा है फियर ऑफ शॉर्टेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपको पता हो कि कुछ दिन बाद आपका जो गुड है अगर वो खत्म होने वाला है, उसकी अगर शॉर्टेज लगने वाली है तो आप क्या करोगे? ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं कि कोविड आ गया फिर से, ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है। अब आपको पता है कि 2 दिन बाद ना फिर से लॉकडाउन लगेगा और आपके घर में ग्रोसरी नहीं है, तब ग्रोसरी शॉप पे जाओगे और जो ग्रोसरी शॉप वाला है ना वो आपसे ज्यादा पैसे डिमांड कर सकता है बिकॉज उसको पता है कि भाई हाँ 2 दिन बाद मेरी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी और दुकान बंद होने के कारण से कोई भी इंसान ग्रोसरी नहीं ले पाएगा। इससे सभी इंसान आज आया है और आज आने के बाद हमारा जो प्राइस है अगर मैं उसे हाई रखता हूं हर कोई ले लेगा। क्यों ले लेगा? बिकॉज हर किसी को ग्रोसरी चाहिए। तो बेसिकली वो जो ग्रोसरी शॉप है जब उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया उसके बाद भी तुम उस गुड्स को खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? बिकॉज तुम्हें पता है कि हाँ भाई कल को अगर दुकान बंद हो जाए तो दुकान बंद होने के बाद मेरे पास एक भी गुड्स, एक भी ग्रोसरी नहीं रहेंगे। तो इस जगह पे अगर उस ग्रोसरी शॉपकीपर ने अगर प्राइस बढ़ा भी दिया तुम्हारी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब होता है जब आपको पता हो, ठीक है, देखो नाम ही है, फियर मतलब होता है डर, शॉर्टेज मतलब होता है कि भाई कोई चीज खत्म होने वाली हो, ठीक है। तो जब आपको पता हो कि ये जो तुम्हारा गुड्स है, ये जो तुम्हारा जो यूनिट है अगर वो खत्म होने वाला है हम उसको फटाफट कंज्यूम करोगे, ठीक है। आप उसको कंज्यूम करने के लिए जितना भी पैसा वो दे दोगे। क्यों? बिकॉज आपको डर है कि वो यूनिट आपके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। तो अगर फियर ऑफ शॉर्टेज है तो फियर ऑफ शॉर्टेज पे भी प्राइस भले ही कितना ही बढ़ जाए डिमांड कभी नहीं कमेगा, डिमांड हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास इग्नोरेंस।
ठीक है, क्या आता है? इग्नोरेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब? एग्जाम्पल मान लो कि आप लोग ना एक फॉरेनर हो, ठीक है, और मैं एक भेलपुरी वाला, ठीक है, आप लोग मेरे पास आते हो और बोलते हैं भैया एक अच्छी सी भेलपुरी लगा दो, ठीक है, इंडिया का स्पेशल भेलपुरी लगा दो। मैं बोलता हूँ ठीक है सर, अभी लगा देते हैं। ठीक है, भेलपुरी का प्राइस नॉर्मली जो नॉर्मल प्राइस है वो है 30 रुपीज, लेकिन मैं बोलता हूँ सर ये आपका जो भेलपुरी है ना, ये भेलपुरी आपके लिए सिर्फ 100 रुपीज का है। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे भेलपुरी जो है वो 100 का ही मिलता है, ये भेलपुरी आपके लिए 100 रुपीज का है। अब जो फॉरेनर है, जो तुम लोग हो, वो तो 100 रुपीज ना भाई ना, ये तो नहीं दे सकते। ठीक है, 100 रुपीज बहुत ज्यादा होता है, नहीं भाई ये तो नहीं देंगे। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, आप 100 रुपए मत देना, ठीक है, आप 100 रुपए मत देना, आप एक काम करो, आप मेरे को 80 रुपए दे दो। ठीक है, आप बस मुझे 20 रुपए छोड़ करके आप मुझे 80 रुपए दे दो। ठीक है, 20 रुपए को छोड़ के आप 80 रुपए दे दो। अब जब आप लोग उस 80 रुपए का भेलपुरी खाओगे और जब कहीं और रास्ते में जाओगे, कोई और मिलेगा, और जब सबको बोलोगे ना कि इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं, इंडिया के लोगों ने मेरे लिए, फॉरेनर के लिए प्राइस कमा दिया, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधा सीधा तुम्हारा 20 रुपए का नुकसान कर लिया, तो वो जब तुम्हें बोलेंगे कि भैया जो भेलपुरी है वो असली में 80 का था भी नहीं, वो असली में 100 का भी नहीं था, वो तो असली में बस 30 रुपए का था, आपको ठग लिया गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, बेसिकली हमें जब किसी भी गुड्स का प्राइस नहीं पता होता, जब भी हमें किसी भी गुड्स का प्राइस नहीं पता होता, तो लोग हमें ठग देते हैं। और उस टाइम पे अगर वो 30 के बदले 80 भी बोले, प्राइस अगर बढ़ाकर भी बोले, तो भी हमारा डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज हमें असली प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो जब भेलपुरी असली में 30 का मिलता है, वो मुझे नहीं पता थी, मैंने बोला कि भैया असली में तो भेलपुरी 100 रुपए का है, तुमने बोला भाई 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, नहीं भाई नहीं दे सकते। उस जगह पे मैंने बोला ठीक है 100 रुपए मत देना सर जी, आप मेरे को एक काम करो 80 रुपए दे दो, आप हमारे देश के मेहमान हो, आप हमारे देश के फॉरेनर कंट्री के मेहमान हो, आप मेरे को 80 रुपए दे दो, मैं आपको 20 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि हाँ भाई जो इंडिया के लोग हैं वो काफी अच्छे हैं, ये 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो असली का प्राइस है वो 30 था, उसने आपको 100 रुपए मैनिपुलेट करने के लिए बोला, इसके बाद 100 से सीधा 80 पे ले आया। असली में तो देखो कि 30 से ज्यादा 80 होता है, प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड नहीं कमा, डिमांड वहां का वही रहेगा, बिकॉज आप लोगों को असली प्राइस नहीं पता था। और इसे कहते हैं इग्नोरेंस। जब हमें असली प्राइस नहीं पता होती, तब हम महंगे दामों में भी बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। ठीक है भैया, चलो उसका क्या है? फैशन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये तो सबको पता है कि जितने भी हमारे फैशनेबल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, उसके बाद भी लोग खरीदते हैं। एग्जाम्पल हमारे जितने भी गुची अरमानी के बैग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद नाइकी के शूज हो गए, नाइकी, उसके बाद अमीरों वाले वॉचेस हो गए। ठीक है, काफी फैशनेबल चीज है। तो हमारे जैसे ड्रेसेस हो गया, ज़ारा हो गया, H&M हो गया, काफी ज्यादा महंगे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जितनी भी फैशनेबल चीजें हैं वो काफी महंगी होती है, उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा डिमांड नहीं कमता है। ठीक है, तो फैशनेबल चीजें भले ही कितनी ही प्राइस की हो जाए, फैशनेबल चीजें कितनी ही भली प्राइस की हो जाए, लेकिन इनका डिमांड कभी कमेगा नहीं, क्योंकि ये फैशन में है। फैशन में जो चीजें रहता है इनका डिमांड कभी नहीं कमता, तो फैशन वाली चीजों का डिमांड कभी कमेगा ही नहीं। ठीक है जी बच्चा, लास्ट हमारे पास आता है नेसेसिटी। भाई नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नीड वाली चीजें। ठीक है, एग्जांपल मेडिसिन। ठीक है, एक ऐसी मेडिसिन है जो मुझे खाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना खाए मैं जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे बिना खाए मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो उसका दाम भले ही कितना ही बढ़ जाए, मेरा डिमांड कमेगा नहीं? कमेगा ना बेटा। तो जब भी हमारे पास नेसेसिटी होता है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास ऐसी कुछ गुड्स जो कि नीड वाली हो, और नीड वाले गुड्स का प्राइस भले ही कितना ही बढ़ जाए, मेरा डिमांड नहीं कमने वाला, डिमांड मेरा नॉर्मल रहने वाला है। ठीक है, मेरा अगर नेसेसिटी है, नेसेसिटी में भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना ही बढ़ जाए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5, 6, 7, 8, 9, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन मेरा डिमांड नहीं कमेगा। क्यों? बिकॉज अगर मैंने इस मेडिसिन को कंज्यूम करना बंद कर दिया तो मेरी जान भी जा सकती है। ठीक है, और इसी कारण से जितनी भी नीड वाली चीजें होती है उनका डिमांड कभी भी कमता नहीं है। तो इसी तरह से हमारा नेसेसिटी में बोला गया है प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करते। यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो पूरा फेल हो जाता है कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कमना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड है वो हो जाता है समाप्ति। ठीक है, अब इसको फटाफट से देखो, इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो
अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हमारे पास डिमांड का जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आई थिंक सो मूवमेंट है, शिफ्ट है। अगर आपको मूवमेंट और शिफ्ट वाली वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पूरा लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो पूरा हो जाता है समाप्ति, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आपके पास पूरा दिन है, अब अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसी तरह से बच्चे पढ़ते रहो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही समाप्ति, ठीक है। ऑल द बेस्ट।